नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी। आज मैं पेंशनरों से मुखातिब हो रहा हूं और पेंशनर्स के साथ साथ बात करूंगा। मैं पेंशनर के आंदोलन के विषय में भी बात करूंगा जो अगस्त के महीने में हो रहा है। 4 या 5 तारीख संभावित 4 या 5 अगस्त का आंदोलन है। जैसे ही कन्फर्मेशन आएगा वो भी बताऊंगा आपको। पेंशनर्स की एक बड़ी संस्था है जो इस आंदोलन को कर रही है। उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मेरी कुछ बात हुई है, उसी बात के विषय में आज ये वीडियो है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि भाई मेरा पक्ष क्या है और उनका पक्ष क्या है, ये बात आप लोगों तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि शिकायत मुझसे भी हो सकती है और शिकायत जो बड़ा संगठन है उससे भी हो सकती है। शिकायत क्योंकि हर किसी के मन की तरह से काम नहीं कर सकता है, लेकिन अंत भला तो सब भला वाला वाक्य मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सब लोग लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से काम करने के लिए उनको अधिकार रहना चाहिए। और सबके अपने आइडियाज़ हैं। कौन सा आइडिया कब क्लिक कर जाए उसकी संभावना होती तो है, थोड़ी कम होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन सब विचारों की संभावना होती है। सब तरीके से काम किया जा सकता है। लोगों को मनाकर भी काम किया जा सकता है, लोगों पर प्रेशर बनाकर भी काम किया जा सकता है, लोगों से संघर्ष करके काम किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। पेंशनर परेशान है, दुखी हैं, पीड़ित हैं और सच में परेशान हैं। तो इन सब विषयों पर मैंने बात की और जो सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है उसके जो सबसे बड़े लीडर्स हैं उनमें से कुछ लोग मेरे पास आए। उन्होंने अपनी बात रखी और मैंने भी अपनी बात रखी। तो आज का वीडियो इसी विषय पे है। उन्होंने मुझसे क्या कहा, उनका क्या कहना था और मेरा क्या कहना था, इस विषय पे मैं बताऊंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। लगातार मैं पेंशनर्स की आवाज़ उठा रहा हूं और पूरे देश से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं और यहाँ तक मैं भी जो भी आंदोलन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें हर तरह से मुझे सहयोग भी दे रहे हैं। मोदी जगाओ यात्रा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है, और जल्दी ही मैं उसकी तारीख भी डिक्लेयर करूँगा। इसके बीच में कुछ घटनाक्रम होते हैं। मोदी जगाओ यात्रा तो अब अगस्त के दूसरे हाफ में, महीने के दूसरे कहते हैं ना 15 दिन का एक आधा हिस्सा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कह लो, तो जो दूसरा वाला हिस्सा है महीने का उसमें शुरू होगी। 15 अगस्त के बाद शुरू हो सकती है। जब भी हमारे पास रिसोर्सेस इकट्ठा हो जाएंगी, हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी जो उसको यात्रा को करने के लिए ज़रूरी है, हम करेंगे पेंशनरों के हक और अधिकार के लिए यात्रा। लेकिन मुझसे व्यक्तिगत मीटिंग की गई या मुझसे मिले जो NSC है, राष्ट्रीय संघर्ष समिति, पेंशनरों का एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके कुछ सीनियर लीडर मुझसे मिले और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो तुम्हारा आशीर्वाद है और हम अपना दिया हुआ आशीर्वाद किसी से वापस नहीं लेते। उसके साथ उनकी कुछ शिकायतें भी थी। मैंने भी उनसे कुछ बात कही और उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो जो मेरी बात थी और उन्होंने क्या बात रखी, इस विषय पर आज की वीडियो है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं कर सकता, उसकी इंटेंशन पर सवाल नहीं उठा सकता। मैं तौर तरीके और काम पर तो सवाल उठा सकता हूँ। और अगर पास्ट में कहीं कोई मेरे से ऐसा जाने अनजाने में अगर मेरे से ऐसी भूल हो गई है जिससे मैंने किसी की इंटेंशन पे सवाल उठाया, क्योंकि सब अपनी तरह से लड़ रहे हैं, सब संघर्ष कर रहे हैं, किसी का विचार कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन हम किसी की इंटेंशन को बैठे नहीं है, क्योंकि मेरे मन की मैं जानता हूँ, मेरा इंटेंशन प्योर है ये मैं जानता हूँ। ऐसे ही वो सामने वाला अपने मन की जानता है कि उसका इंटेंशन क्या है। तो मैं तो व्यक्तिगत नहीं कहूँगा कि भाई कोई दुर्भावना से ये काम कर रहा है। हाँ, कुछ सवाल थे मेरे
वो जायज़ हैं। तो अगर मेरे द्वारा ये किया गया है, किसी भी तरीके से किसी को ठेस पहुंची है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, तो मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूं। मैं हृदय से, मुझे इसका दुख है और मैं चाहता हूं कि आगे से मैं और अपनी बात को संभल कर बोलूं, जिससे कि अगर मैं क्रिटिसिज्म भी करूं, अगर मैं किसी व्यक्ति की आप निंदा कह लो या किसी का विरोध भी करूं, तो कम से कम इतनी गुंजाइश रहे कि वो उस बात को समझे जो मैं कहना चाहता हूं और उसमें सुधार करें। एनएसी के बड़े लीडर्स मुझसे मिले और उन्होंने कहा, मनोज आपने हमारी आवाज़ उठाई, हमारा साथ दिया और आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको आशीर्वाद है, आप सफल हो, लेकिन आप हमारी इंटेंशन पर सवाल मत उठाइए। फिर उन्होंने अपनी बहुत सारी वीडियोस भी दिखाई कि किस तरीके से वो बड़े बड़े लीडर से मिल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं क्या ही बताऊँ आपके, देश के जो भी बड़े लीडर्स हैं उनकी वीडियोस हैं और उनको वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वो कह रहे थे, कोशिश कर रहे हैं और जितना वो हार्ड हो सकते हैं उतना हार्ड तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश फिर भी कामयाब नहीं हो रही। इस बात का दुख है, उनको दुख है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस बात का करें क्या। तो मैंने उनसे 2-3 प्रश्न किए। मैंने कहा कि आपने अपना तरीका आजमाया, आपका तरीका ये है कि सरकार से लड़कर नहीं, सरकार को मना कर और उसको समझा कर किया जा सकता है। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि आपको जब आंदोलन में आए तो आपको एक मजबूत कदम उठाना पड़ेगा और आपको दिल कड़ा करके, मजबूत करके सरकार के खिलाफ सचमुच जाना होगा। सचमुच जाने का मतलब, जैसे किसान आंदोलन की मैंने बात की, जैसे किसानों का बिल वापस हुआ, और मैंने बात की कि जातिगत जनगणना के ऊपर जिस तरीके से देश में मूवमेंट किया विपक्षी दलों ने, तो सरकार को झुकना पड़ा। वो फिर उनका कहना था कि भाई ये मुद्दे आसान थे, इसमें कुछ देना नहीं था, सिर्फ एक कागज़ देना और कागज़ लेना था, लेकिन EPS 95 पेंशनर को तो पैसा देना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये कहा कि बिहार के चुनाव में अगर सरकार दे सकती है, बिहार के चुनाव में 3 गुना भी पेंशन की और 1000 से शायद ऊपर करी है, 1200 रुपया लगभग की है। जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया उनकी पेंशन बढ़ सकती है, तो जिन्होंने पूरी ज़िंदगी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है उनकी मिनिमम पेंशन क्यों नहीं बढ़ सकती। जब मैंने प्राइवेट मेंबर बिल पर बात की तो उन्होंने कहा ऐसा पहले भी कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सरकारें इस पर चर्चा ही नहीं कराएंगी। मैंने कहा अगर सरकार चर्चा नहीं कराएगी तो आप, ये मैं अपनी जो कन्वर्सेशन हुई उसको बता रहा हूँ, और वो जो बड़े सीनियर नेता हैं उन्होंने बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनी और अपनी बात कही। तो मैं दोनों बातें कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सरकार इस पर चर्चा नहीं कराएगी प्राइवेट मेंबर बिल पे। मैंने उदाहरण दिया, पहले उन्होंने कहा कि प्राइवेट मेंबर बिल अब सरकार रखने ही नहीं देगी सदन में। तो मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई संवैधानिक अधिकार किसी MP का नहीं छीन सकता। आम आदमी का छीन लेते हैं, लेकिन MP का ये संवैधानिक अधिकार है, वो प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से रखते हैं और सदन तय करता है चर्चा हो ना हो। 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है, जो हमने सुप्रिया सुले के जरिए किया गया। तो कई बार ऐसा हुआ है कि शायद ना हो चर्चा, लेकिन अगर विपक्ष अड़ जाए और सब लोग मिल जाएं तो सरकार को उस विषय पे चर्चा करानी ही होगी, मैंने ये कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ी कहते हैं सीक्रेट बात कही कि वो विपक्ष के सभी नेताओं से मिल चुके हैं और एक विपक्ष के बड़े नेता से वो मिले। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि, लेकिन मैं आपको लबोलो आप बता रहा हूँ कि विपक्ष कैसे सोच रहा है। तो विपक्ष के नेता से मिले और उन्होंने कहा कि भैया हमारा समर्थन करिए आप, जो NSC के बड़े बड़े नेता हैं। तो विपक्ष का वो बड़ा नेता जो देश का बड़े नेताओं में से है, वो कहता है आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी, जाओ अडानी अंबानी से जो पैसे हैं अपने वापस ले लो सरकार, जब वो वापस आएंगे तब तुम्हारी पेंशन बढ़ेगी। तो मतलब विपक्ष के नेताओं की इंटेंशन क्या, ये साफ झलक रही है कि उनको भी कोई मतलब नहीं है EPS 95 पेंशनर से। सत्ता की इंटेंशन ये साफ झलक रही है कि भाई लगातार अगर आप सत्ता के पास जा रहे हो और सत्ता कुछ कर नहीं रही है तो आप कितना रोओगे, कितना गिड़गिड़ाओगे। एक सीमा होती है
भगवान कृष्ण ने भी 99 गालियाँ माफ़ की थी, 100वीं गाली पर उन्हें उठाना पड़ा था, उन्हें हथियार उठाना पड़ा था। मेरा यही कहना था कि आपको संघर्ष का रास्ता नाम ही है। अगर आपका नेशनल एजिटेशन कमेटी, शायद राष्ट्रीय संघर्ष समिति ऐसे कुछ कहते हैं, तो अगर आपका नाम ही संघर्ष है तो आप संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। वो सरकार के विरुद्ध है, वो भी करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा आपको बिहार चुनाव में खड़े हो जाना चाहिए, और अगर आप चुनाव हराने या जिताने की ताकत रखते हैं तो एक स्टेट में अगर आप करेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे संगठनिक रूप से, तो ये काम हो सकता है। लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं, कह रहे हम सरकार से काम कराना है और सरकार से अगर हमें काम कराना है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये भी चर्चा हुई, इस विषय पे भी आप अपनी राय रखिए। फिर उन्होंने एक बात कही, मैं अपनी चिंताएं बता रहा हूँ, मैंने एक चिंता उनसे व्यक्त की। मैंने ये कहा कि देखिए, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की इंटेंशन पर तो मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको हार्ड लाइन लेनी पड़ेगी, मतलब आपको कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि हम, देखिए, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस दिखाई अपनी, जो सीनियर नेता था, देखिए हम नेताओं को किस हद तक जाकर बोलते हैं और नेता चुपचाप सुन रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जब बोलते हैं नेताओं को, तो वो व्यक्तिगत या मीटिंग में बोलते हैं। आपको सार्वजनिक मंच पर कड़े शब्द लेने पड़ेंगे। जितना आप अंदर बोलते हैं मीटिंग में जाकर, उतना आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है, भरोसा है, वो टूट रहा है। आप ही खुद कहते हैं कि भाई लोग मृत काल को ग्रसित हो रहे हैं, तो लोगों का भरोसा टूट रहा है। और भरोसा, क्योंकि आप सबसे बड़ा संगठन है, जो सबसे बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी भी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी जवाबदेही भी सबसे ज़्यादा होती है, उससे सवाल पूछे जाएंगे। और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने पूछे, लेकिन मेरा सवाल पूछने का मतलब ये था कि आप थोड़ा अपनी जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो 10 साल से चल रही है स्ट्रेटजी, या उससे कम साल होंगे, ज़्यादा साल होंगे, जो स्ट्रेटजी चल रही है उस पर थोड़ा सा आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। आपको अब ये देखना पड़ेगा कि हम जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या वो सफल भी हो रही है। लगातार आप काम करते जा रहे हैं, बेरोक टोक। मैं ये देखता हूँ कि आपकी काम में कोई कमी नहीं है, आप हर जगह जा रहे हैं, और आपकी इंटेंशन में भी कोई कमी नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ, आप दिल से चाहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, आदरणीय हैं मेरे, लेकिन फिर हो क्यों नहीं रहा है। एक मेरी और शिकायत थी, जिसका शायद समाधान उनको करना चाहिए और वो करेंगे आगे। मैंने कहा, आप हर बार ये कह देते हो कि भाई अब मिल जाएगी पेंशन 1 महीने में। इस बार हमारी बात हो गई इस नेता से, इस बार हमारी बात हो गई उस नेता से, मैंने ये बात रखी। इस पर मैंने बहुत वीडियो भी बनाई है कि बार बार आश्वासन मिलते हैं और आश्वासन टूट जाते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ लेटर दिखाए मुझे कि देखो आश्वासन, मैंने कहा, वो पहले उन्होंने कहा कि हमें मौखिक रूप से बहुत सारे आश्वासन मिले, उनकी वीडियो दिखाई कि वो कह रहे हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं। वो चाहे हेमा मालिनी की बात हुई हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात हुई हो, चाहे बहुत सारे जो नेता हैं उनकी बात हुई कि हम लोग आपका काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने दिखाया। तो मैंने कहा, आप मौखिक आश्वासन पर, अगर नेता तो पलट जाता है अपनी बात से, बात तो आपकी खराब होती है, तो आप अपनी बात खराब क्यों करते हैं। आपको अपनी बात की वैल्यू रखनी चाहिए। भाई आप बोल दोगे तो जनता तो आपसे पूछेगी ना, नेता तो आप हो पेंशनर्स के। वो नेता ने आपको आश्वासन दिया, आपने कहा, वो तो झूठ बोल के चला गया, लेकिन आप झूठे हो जाते हो उनके चक्कर में। तो आप ऐसा आश्वासन देते ही क्यों कि इस बार हमें संकेत मिल गया है, इस बार, या इस तरह की वीडियो चलती हैं। यूट्यूबर तो ऐसा कर ही रहे हैं, जो रोज पेंशन बढ़ा देते हैं। आप वैसा नहीं करते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लोगों को दे देते हो कि भाई इस बार काम हो जाएगा, हमारा इस धरने में काम हो जाएगा। वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको जब तक कॉन्क्रीट पूरी तरीके से वो ना मिले, आश्वासन ना मिले, आपको नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं देखो मनोज, कुछ लेटर दिखाए उन्होंने, बड़े बड़े संगठनों के लेटर दिखाए, सरकार के लेटर दिखाए, एमपीज के लेटर दिखाए, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आपका काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। अब ये डिप्लोमेटिक भाषा है। मैं एनएससी के नेताओं से कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं हैं, आप सीधे सच्चे लोग हैं।
और ये जब किसी को टालना होता है तो ऐसे लेटर बनाए जाते हैं राजनीति में। और ये छोटा सा व्यक्ति भी जानता है कि आप किसी भी एमपी के पास चले जाइए, वो फट से लेटर बना के दे देगा कि इनको कानूनी रूप से उचित सहायता दी जाए। ऐसे उसकी डिप्लोमेटिकली करेक्ट ऐसी भाषा होगी कि वो लेटर आपको बना देगा। और लेकिन उस लेटर को आप दिखाते रहिए किसी अस्पताल में कहीं भी जिसके लिए वो लिखा गया है, वो काम नहीं होता है। तो आम जनता जानती है कि इन नेताओं के लेटर का महत्व नहीं है, इनकी बात का महत्व नहीं है, इनसे तो एक्शन करवा लो। और एक्शन करवाने के लिए आपको हार्ड लाइन लेनी ही पड़ेगी। आपको या तो ये नेता चुनावी भाषा समझते हैं और इनको कोई भाषा नहीं आती। मैं ये नहीं कहता आप राजनीति में आए, मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ करें, लेकिन हमने जिस तरीके से नोटा वाला ऑप्शन लिया था, जिसमें हम ना विपक्ष को सपोर्ट कर रहे थे ना हम पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, जब आपकी संख्या लाखों करोड़ों में है, कंट्रीब्यूटर बहुत हैं, 80 लाख के करीब तो पेंशनर है और कंट्रीब्यूटर बहुत हैं, तो जब आप इतने हो तो आप अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? चाहे वो 70 साल का व्यक्ति हो, चाहे 18 साल का व्यक्ति हो, वोट की ताकत सबकी समान है। मेरा ये था। उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है कि इस बात पर, मैंने कहा आप 2-3 बातों पर विचार करिए। एक तो आप ये जो आश्वासन देते हैं, यूट्यूबर देता है, उससे ही लोग दुखी हैं, उनको दिल में तकलीफ होती है। और जब आप दे देते हो कि इस मानसून सत्र में हम काम करा लेंगे या उसमें काम करा लेंगे, कम से कम आप ये कहना बंद करिए। सीधा सीधा आश्वासन की जगह सीधा सीधा आप जो कर रहे हो वो कहिए। आप ये समझाइए कि सीबीटी, अच्छा एक बात और हुई, देखिए कितनी सारी बात हुई, मैं सारी बात बता देता हूँ। और उसके बाद मैं ये साथ में ये भी कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा खेद है कि मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं का आहत हुई। मैं किसी की इंटेंशन पर सवाल नहीं उतारा, बस वो काम करने के तरीके पे हैं। उन्होंने कहा जी हम सदन में बना रहे हैं, सीबीटी के जो अधिकारी हैं, श्रम मंत्रालय के जो लोग हैं, पीएमओ के लोग हैं और क्या बोलते हैं वित्त मंत्रालय लेके, ये चार अलग अलग संस्थाएं और इनमें समन्वय की कमी है। तो हम समन्वय बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझा पाएं। तब मैंने एक बात कही, मैंने कहा एनएससी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि आप सरकारी सिस्टम में समन्वय बनाने की बात कर रहे हैं, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सब पता है सरकारों को, ये इनमें ऑलरेडी समन्वय है, इनमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन है। आप इनमें समन्वय नहीं बना रहे हैं, इनमें ऑलरेडी समन्वय है, इनमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन है। वो कोऑर्डिनेशन किस लिए है? वो कोऑर्डिनेशन है कि पेंशनरों को पेंशन ना देनी पड़े। पीएमओ वित्त मंत्रालय पे डाल देगा, वित्त मंत्रालय कहेगा आप श्रम मंत्रालय के पास चले जाओ, श्रम मंत्रालय कहेगा ईपीएफओ स्वयं से भी क्या बोलते हैं अपनी स्वैच्छिक संस्था है या अलग से ये तो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, आप वहाँ चले जाओ। ये गोल गोल घुमाया जा रहा है। समन्वय बनाने की कोशिश व्यर्थ है, क्योंकि इनकी इंटेंशन साफ साफ दिख रही है कि ये लगातार, और जब इनसे किसी कागज के जरिए आरटीआई या अन्य माध्यमों से पूछा जाता है तो साफ साफ बता देते हैं ये, क्योंकि वहाँ बताना पड़ता है। लेकिन जब इनसे नेता लोग मिलते हैं तो नेताओं को ये घुमा देते हैं, नेताओं को चक्रव्यूह में डाल देते हैं, नेताओं को भ्रम में ले लेते हैं। अब देखो ना आप सुप्रिया सुले वाला ही एग्जाम्पल, अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई है कि प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम रखने की भी कोशिश की गई हो, वो पक्ष के हों विपक्ष के हों। एक व्यक्ति ने एक लेटर बना दिया कि हम लेटर लिख रहे हैं। ये लेटरबाजी से कुछ होने वाला है क्या? कॉन्क्रीट करना ही पड़ेगा, विपक्ष को कॉन्क्रीट करना पड़ेगा या पक्ष को कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। और ये दोनों नहीं कर रहे तो पेंशनरों को अपना राजनीतिक विकल्प तलाशना होगा। क्योंकि हमने सुप्रिया सुले के पास आप लोगों से फ़ोन करने के लिए कहा था, अभी तक हमारे पास ये खबर नहीं आई है क्या उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से कहीं कुछ पेंशनर की मांग रखी है। उनका यस और नो कुछ भी नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है? और इसके बदले में वो किसी और संस्था को बुला रही हैं, बड़ी संस्था को बुला रही हैं खाना पूरी करने के लिए कि हमने लेटर लिख दिया। भाई सुप्रिया सुले जी को कहना चाहता हूँ, आपने लेटर लिख दिया, किस पर जिम्मेदारी डाल दी? श्रम मंत्रालय पर या वित्त मंत्रालय पर कि तुम करो। श्रम मंत्रालय लेटर लिख देगा किसी और को। ये लेटरबाजी से मतलब क्या है?
तुम क्या कर सकते हो वो करो, दूसरा क्या करेगा उसको करवाने के लिए पत्र लिख रहे हो, उससे बेहतर है तुम क्या कर सकते हो। सुप्रिया सुले जी प्राइवेट मेंबर बिल ला सकती हैं, तो आपके हाथ में है, इसके लिए तो कोई लेटर की जरूरत नहीं, कम से कम पेश तो किया जा सकता है। सरकार चर्चा करेगी नहीं करेगी ये आगे की विषय की बात है, लेकिन आपके हाथ में वो तो आप काम कर नहीं रहे हो, और लेटर लिखकर अपने सर से दूसरे पर आरोप ट्रांसफर कर रहे हो कि आप पर ना इल्जाम लगे, आप बच जाओ, आप निकल जाओ, और आरोप लग जाए सरकार पर कि सरकार नहीं कर रही। ये जो खेल है ना राजनीति का, कि दूसरे को बदनाम करो और खुद कुछ मत करो, क्योंकि करना नहीं चाहता कोई भी। इस खेल में हमारा जो बुजुर्गों का सबसे बड़ा संगठन कहता है वो भी शायद उलझ गया है, और उस उलझन के लिए, उस उलझन पर मुझे लगा तो मैंने उस उलझन के खिलाफ वीडियो बनाई है। मैंने उस विचार के खिलाफ वीडियो बनाई है जो कि मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनाई। और अगर मेरे मुंह से किसी व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी चीज़ निकली जो उसकी इंटीग्रिटी पर, उसकी इंटेंशन पर सवाल उठाती है, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ, और मैं अपने शब्द उन वीडियोज़ में जिसमें किसी के व्यक्तिगत मैंने किसी के साथ कहा हो उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सब लोग कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे हैं, और सब मिलकर करेंगे, सब अलग अलग फ्रंट खोलेंगे तब जाकर होगी। क्योंकि इतना हमें समझ में आ गया कि पक्ष और विपक्ष पेंशनरों को पेंशन ना देने के मुद्दे पर मिले हुए हैं। वो डायलॉग है ना, सब मिले हुए हैं जी। तो ये तो एनएसी के बड़े नेता ने भी मुझे कहा है कि जो भाषा पक्ष बोल रहा है वही विपक्ष भी बोल रहा है। विपक्ष धुतकार देता है, विपक्ष कहता है कि पहले हमें वोट दे दो, हमारी सरकार बना दो, फिर हम देखेंगे। और पक्ष क्या कहता है कि हमें जितवा दो इलेक्शन। अच्छा, ये इतने भोले हैं कि चुनाव प्रचार में भी चले जाते हैं। तब इन्होंने कहा कि हमारी एनएसी ने डिसाइड किया कि जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको उनका हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो मैं बता दूं कि पेंशनर के मुद्दे पर ये तो मानवीय मुद्दा है, पूरा देश की संसद साथ देगी कहना, लेकिन करा किसने, एक्शन क्या लिया? सिर्फ कहने भर से आप उसके प्रचार में चले गए। उसने तो फायदा उठा लिया, आपसे चुनाव प्रचार करा लिया और चुनाव जीत गया। आप नहीं फायदा उठा पाए, आप ठग गए। आप अपने सच्चे हो, आपकी कमिटमेंट सच्ची है कि उसने आपके साथ बस खड़ा हो गया और आपने उसको जिता दिया। मतलब उसने सिर्फ आश्वासन दिया झूठा, और आपने सच्चाई से साथ दिया उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ एनएसी ने सच्चे दिल से साथ दिया ऐसे लोगों का जिन्होंने सिर्फ गोल गोल घुमा दिया, सिर्फ अच्छा बोले, उनके एक्शन में कुछ कर नहीं पाए। वो अगर अड़ जाते, वो सरकार पर दबाव डालते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन पीड़ा शेयर कर रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रहे। और जब एमपीज नहीं लेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से लें, किसी के माध्यम से लें, राष्ट्रीय मुद्दा तो बने कम से कम। ना विपक्ष राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, ना पक्ष राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि, और एनएसी ये पक्ष और विपक्ष के चक्कर में ऐसी फंस गई है कि उसका भी जो इतना बड़ा संगठन बन गया था उस पर भी अब प्रश्न लगने लगे हैं, प्रश्न खड़े होने लगे हैं। मैं उन सब प्रश्नों उठाने वालों को कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी भी संगठन में कुछ लोग अच्छे, मतलब अलग अलग विचार के हो सकते हैं, अच्छे बुरा सब तो ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एनएसी पर इन्फ्लुएंस है, अभी सॉफ्ट कॉर्नर है अभी सरकार के लिए। कहीं मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ये मेरी शिकायत है, उन्होंने भी अपनी शिकायत की कि मनोज तुमने हमारा काफ़ी नुकसान किया है, और उसके लिए मुझे खेद है कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ पेंशनर का फ़ायदा करना चाहता हूँ, और वो भी पेंशनर का फ़ायदा करना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली पेंशनर का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात के लिए मुझे शिकायत है कि सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार के लिए। और जब आप आंदोलन में आए हैं तो सामने कहते ना, मैं आज अगर आप मुझे कृष्ण, तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन जो कृष्ण ने कहा था अर्जुन से गीता में, वही मैं कहना चाहता हूँ एनएसी के लोगों से। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने कहा कि सामने तो मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, चचेरे भाई हैं, ऐसे लोग हैं, मेरे गुरु हैं,
इनसे मैं कैसे लड़ूं, मैं हथियार डाल देता हूं। तो कृष्ण ने कहा था आत्मा अजर अमर है। तो सामने कोई भी हो, सामने आपका कोई भी प्यारा हो, आपकी प्यारी पार्टी हो, आपका समर्थन वाला लीडर हो, लेकिन अगर आपको संघर्ष में करना है, युद्ध करना है योद्धा की तरह, तो फिर आपको बाण कमान पे धर के चलाना ही होगा, क्योंकि बिगर लड़े आप युद्ध नहीं, या तो आपका बलिदान हो जाएगा या सामने वाले का बलिदान हो जाएगा। तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। मैं एनएससी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे लीडर मानते हो, चाहे बीजेपी के लोगों के साथ आपको लगता है कि उनसे ही आपका काम होगा, लेकिन आपको अब युद्ध करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं भी बड़ा आदर करता हूं एनएससी के लीडर्स का, लेकिन मैंने भी अगर उनके विचार के खिलाफ युद्ध तो किया ही, उनके खिलाफ बोला। अगर वो खुद कह रहे हैं कि आपने हमारे खिलाफ बोला, तो बोला मैंने, उनकी विचारों के खिलाफ बोला, वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोला, उनके विचारों के खिलाफ बोला, उनकी जो योजनाएं थी उसके खिलाफ बोला। तो मैंने भी युद्ध किया, और मैंने फिर उसमें कोई रहम भी नहीं किया। शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोला हो, लेकिन मैंने युद्ध क्यों किया कि मैं चाहता था कि आप सुधार करें, और मैं भी सुधार कर रहा हूँ। आज मैं ये कह रहा हूँ कि अब, क्योंकि आपको भी लगा कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ शायद आप सुधार करेंगे अपनी पॉलिसीज़ में, और सिर्फ आश्वासन पर लौट कर नहीं आ जाएंगे। आश्वासन पर आप सरकार के आश्वासन पर, कितना भी बड़ा आदमी आश्वासन दे, आप मान नहीं जाएंगे, आप अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जब तक आपका काम ना हो जाए, किसी नेता के चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। ये मेरी कुछ मांग है। अगर ये भविष्य में अगर इन सब चीज़ों को देखती है, संगठन सुधारता है, तो मैं ज़रूर उनके नेताओं की भी बड़ाई करूंगा, उनकी तारीफ भी करूंगा। उनके संघर्ष के लिए तो मैं अभी भी मानता हूं कि उनका संघर्ष जबरदस्त है। 20 राज्यों में उन्होंने संगठन बनाया है, या इतने लोगों को जोड़ दिया, बुजुर्गों के घर घर तक गए हैं, इतना मेहनत करते हैं। ये सब बातें सही हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उनकी जो अच्छे काम है उनका मैं सम्मान करता हूं, और उनके वो काम, बुरे तो नहीं कहूँगा, जो वो काम जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस पर मैं वो चाहता हूं कि वो सुधार करें। और जो मैंने कुछ काम बताए हैं, इन पर एनएससी का राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करे, सुधार करे। मेरी शुभकामनाएं, जैसे उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, वैसे मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं छोटा हूं उनसे, एक्सपीरियंस में भी छोटा हूँगा, उम्र में भी छोटा हूँगा, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ईश्वर करे उनको भी सफलता मिले जो वो चाहते हैं पेंशनरों के काम में। और सबसे ज़्यादा मैं पेंशनरों को कहना चाहता हूँ कि उनको उनका हक और अधिकार मिले। इस मानसून सत्र में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो मोदी जगाओ यात्रा है ही है। मैं तो सीधा फाइट के मूड में हूँ, मैं तो लड़ने के मूड में हूँ, क्योंकि अच्छा, ये ज्ञान भी मुझे प्राप्त हुआ है एनएससी से। देखो, दूसरे के अनुभव से सीखना चाहिए। एनएससी का जो अनुभव है, उससे मुझे, उनके जो नेताओं ने अपना जो अनुभव दिखाया मुझे, उससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम पक्ष के पास जाओ या विपक्ष के पास जाओ, किसी की इंटेंशन नहीं है कि तुम्हारे मुद्दे को उठाए। पेंशनर्स, जब देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता सीधा कह सकता है कि अदानी अंबानी से जाके ले लो, ये शब्द हैं उसके जो उन्होंने कहा मुझसे, एनएससी के लीडर्स ने, वो सब जगह तो उनके एक्सपीरियंस से मैं सीख गया हूँ कि अब ना विपक्ष की चौखट पे जाना है, ना पक्ष की चौखट पे जाना है, अब जनता की चौखट पे जाना है और जनता को खड़ा करना है, जन आंदोलन बनाना, और ऐसा आंदोलन बनाना है कि पक्ष और विपक्ष सब जनता के चरणों में आ जाएं, आपके पैरों में आ जाएं। इतना बड़ा काम करना है, और ये हो सकता है। लोग हैं, सब कुछ है, बस उन्हें जगाना है। यही मेरी इंटेंशन है, यही मेरी सोच है, और यही मेरा वीडियो का लब्बो लुआब है। कुछ व्यक्तिगत हो सकती है। अंत में फिर मैं कहूँगा, अगर मेरी वीडियो से किसी का दिल दिखा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, और मुझे हृदय से दुख है, कोई ऊपर से नहीं कह रहा, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना बड़ा उनका काम है, उन बड़े कामों को हमेशा सम्मान मिलेगा। और उनसे ही मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ इस मुद्दे के बारे में। जो बड़े लोग हैं उनसे मैं सीखा भी हूँ, काफ़ी कुछ जाना है, लेकिन अपनी समझ उसमें अप्लाई की है। जो डेटा उनसे मिला है, जो नॉलेज उनसे मिली है, उस पर अपनी विजडम अप्लाई करके मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। और आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ।
तो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो एक बार समर्थन दे दीजिए, यस कर दीजिए और इसी तरह वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद आपका। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, एनएससी को शुभकामनाएं देता हूँ, उनके नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान आपके प्रयासों को सार्थक करे और आप अपने काम में सफलता हो जाएं। और आपने तो मुझे आशीर्वाद दे ही दिया व्यक्तिगत कि उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बात कही, सीनियर लीडर थे एनएससी के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि पता नहीं किसके हथौड़े की चोट से ये काम हो जाए, लेकिन लगातार हथौड़ों की चोट देनी पड़ेगी। आप अपने तरीके से कोशिश करते रहिए, मैं अपने तरीके से कोशिश करता रहूँगा और आगे से मैं विवादों से बचूंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।